नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक अनटचेबल सब्जेक्ट पर बात करने जा रही हूँ। आज मैं उस प्रोजेक्ट पर बात करूंगी जो भारत में 1820 में शुरू हुआ और आज तक जारी है। अंग्रेज आए, शासन किया, चले गए, लेकिन जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था वो आज भी चल रहा है। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू भी नहीं किया था। 1820 से भारत में जो शुरू हुआ उसकी जड़ें 4th सेंचुरी के रोम से शुरू होती हैं। क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया तो सुन लीजिए, शायद ही किसी ने आपको यह बताया होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर बात करने की डेयरिंग बहुत कम लोग दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत में क्रिश्चियन सिर्फ 2.3% हैं तो भारत में क्रिसमस इतना प्रोमिनेंटली विजिबल फेस्टिवल कैसे बन गया? खैर क्रिसमस छोड़ दीजिए, भारत में हाई डिमांड वाले सबसे महंगे स्कूलों में से 50% से ज्यादा स्कूल या तो डायरेक्टली मिशनरी स्कूल हैं या फिर क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी पर चलते हैं। एक तरफ तो इसे मैकॉले माइंडसेट कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये तौर तरीके सस्टेन कैसे करते रहे। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको जरा रोम चलना पड़ेगा। 4वीं शताब्दी का रोम, जब रोमन साम्राज्य के शासक द ग्रेट कहे जाने वाले कॉन्स्टेंटीन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया और वहीं से उस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जिस पर मैं आज बात कर रही हूँ। कंफ्यूज मत होइए, अगर आप ये समझ गए तो आगे की सारी कड़ियां अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। देखिए 312 ईस्वी में कॉन्स्टेंटीन के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते ही रोम में क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया गया। यहीं से शुरू हुई वो क्रिश्चियनिटी जिसने युद्ध कम लड़े, लेकिन जिस तरह से इसका विस्तार हुआ वो अपने आप में एक बड़ी केस स्टडी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मासेस को नहीं, पहले रूलर को कन्वर्ट करने का था। जहां कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज किया, वहीं थियोडोसियस ने इसे स्टेट रिलीजन बना दिया। मतलब कोई हैवी प्रचार नहीं, कोई ज्यादा परिश्रम नहीं, शासक को कन्वर्ट करो और बन गया क्रिश्चियन राष्ट्र। यहीं से उस आइडिया का जन्म हुआ कि दुनिया को क्रिश्चियन बाय प्रैक्टिस बनाने के लिए मासेस से ज्यादा रूलर्स और रूलिंग एलीट को कन्वर्ट करना जरूरी है। क्लोविस प्रथम के बैप्टिस्ट होने के बाद फ्रांस में क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ। उसी तरह व्लादिमीर द ग्रेट ने आज के रशिया, यूक्रेन और बेलारूस को क्रिश्चियनाइज किया। पोलैंड, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पैसिफिक, हर जगह अलग अलग समय पर इसी मॉडल पर काम हुआ और एक क्रिश्चियन वर्ल्ड ऑर्डर का उदय हुआ। अब हम भारत लौटते हैं। चलिए, ब्रिटिश तो ऑलरेडी क्रिश्चियन थे, लेकिन ये भारत के क्रिश्चियनाइजेशन के लिए पर्याप्त नहीं था। अंग्रेजों को भारत में एक रूलिंग एलीट बनानी थी, उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कन्वर्ट करना था और उसी आइडिया को इंप्लीमेंट करना था जो रोम से शुरू हुआ था। इसके पहले कि हम इसके डिटेल्स में जाएं, मैं आपको जरा एक स्पॉइलर दे देती हूँ। वे अपने इस प्रयोग में जोरदार तरीके से सफल हुए, इतना सफल कि आज भी आपके आधे परसेप्शंस उसी आइडिया से आते हैं। भारत के रूलिंग एलीट को कन्वर्ट करना आसान नहीं था, लेकिन ईसावाद को विस्तार देने आए लोगों को पता था कि उन्हें केवल पहला डेंट करना है, उसके बाद रास्ता अपने आप बन जाएगा। और जल्द ही ऐसा हो गया और इस प्रक्रिया के माध्यम बने राजा राम मोहन रॉय। यही वह मोड़ था जहां भारत में मॉरल कन्वर्जन की शुरुआत हुई। धर्म नहीं बदला, नाम नहीं बदला, देवी देवताओं की पूजा नहीं रुकी, लेकिन सोच बदलनी शुरू हो गई और सोच बदलना किसी भी सभ्यता को बदलने की शुरुआत होती है। राजा राम मोहन रॉय आज भारतीय इतिहास में एक सुधारक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन जब हम उनके विचारों को ध्यान से पढ़ते हैं तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। ऐसी तस्वीर जिसमें वे भारतीय परंपरा से ज्यादा वेस्टर्न वैल्यूज और ब्रिटिश शासन का समर्थन करते दिखाई देते हैं। राजा राम मोहन रॉय ओपनली ब्रिटिश रूल को ईश्वर की इच्छा बताते थे। उन्होंने अंग्रेजों के भारत आने को डिवाइन प्रोविडेंस कहा। यही वह मानसिक आधार था जिसने भारतीय एलीट में यह भाव पैदा किया कि अपनी सभ्यता पिछड़ी है और पश्चिमी मॉडल सुपीरियर है। जब एलीट ही अपनी संस्कृति को इंफीरियर मानने लगे तो भारी मॉडर्न विचारों को रास्ता मिलना तय होता है। उनकी सोच क्रिश्चियन यूनिटेरियन थियोलॉजी से प्रभावित थी। उनके ब्रह्मो समाज में एक ईश्वरवाद, मूर्ति पूजा विरोध और चर्च स्टाइल कॉन्ग्रीगेशनल स्ट्रक्चर जैसे तत्व शामिल थे। ये सब हिंदू परंपरा से स्वाभाविक रूप से नहीं निकले थे, बल्कि उस वेस्टर्न मॉरल स्ट्रक्चर के प्रभाव को दिखाते थे जो 19वीं सदी में भारत में सक्रिय था। राजा राम मोहन रॉय को सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है, लेकिन उनके काम हिंदू रिफॉर्म कम और वेस्टर्न मॉरल इंजीनियरिंग ज्यादा थे। उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने खुद ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखकर कहा कि संस्कृत सिखाना व्यर्थ है और भारत के आधुनिक भविष्य के लिए अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है। यही आर्गुमेंट आगे जाकर मैकॉले मिनट्स 1835 की वैचारिक नींव बना, यानी वह पहला इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क जिसने भारतीय ज्ञान परंपरा को ऑब्सोलीट और वेस्टर्न एजुकेशन को सुपीरियर घोषित किया।
आज भी हम इसी मानसिकता को ढोते आ रहे हैं। हेंस प्रूफ रूलिंग एलीट का कन्वर्जन मासेस का कन्वर्जन कराता है। मुगल साम्राज्य से राजा की उपाधि पाने वाले राजा राम मोहन रॉय के नाम सबसे बड़ी उपलब्धि सती प्रथा को बंद करवाना मानी जाती है। इसी कारण उनकी आलोचना मुश्किल हो जाती है और यह विषय एकेडमिक डिस्कोर्स में एकदम अनटचेबल बन जाता है। लेकिन सती विरोधी आंदोलन की सच्चाई शॉर्ट में ये है। 1813 में ब्रिटिश हुकूमत ने इसे लीगलाइज किया और 1829 में फिर से एबॉलिश किया। इसी के लिए राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसा तक कहा गया। हालांकि जिस सती के लिए यह सो कॉल्ड रेनेसा हुआ उसकी कीमत देश ने वैचारिक कन्वर्जन में चुकाई, और वह सती इतनी नेग्लिजिबल थी कि उस रूटीन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस से भी रोका जा सकता था। इस पर अलग से बात हो सकती है, फिलहाल मुद्दे पर लौटते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय के रूप में जिस तरह रूलिंग एलीट का कन्वर्जन हुआ वह पंडिता रामाबाई के साथ कंटिन्यू हुआ। हालांकि असली मजेदार कहानी तो आज के भारत की है, जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल एक बार जरा हम पंडिता रामाबाई की बात कर लेते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय के बाद जो मॉरल कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई थी वह पंडिता रामाबाई के साथ एक नए स्तर पर पहुंचती है। रामाबाई ने भारतीय समाज की समस्याओं का समाधान भारतीय सभ्यता के भीतर खोजने के बजाय वेस्टर्न और क्रिश्चियन ढांचे में खोजा। उन्होंने हिंदू समाज को लगभग पूरी तरह ऑप्रेसिव, रिग्रेसिव और मॉरली बैंकरप्ट के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वेस्टर्न सोसाइटी को मॉरल और प्रोग्रेसिव बताया। उनकी प्रसिद्ध किताब द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में हिंदू समाज की जो तस्वीर पेश की गई वह आगे चलकर मिशनरी और कॉलोनियल नैरेटिव का एक हथियार बन गई। इस किताब को पश्चिम में हाथों हाथ लिया गया क्योंकि यह वही कह रही थी जो अंग्रेज पहले से साबित करना चाहते थे कि भारत को नैतिक रूप से सुधारने की जरूरत है। रामाबाई की विदेश यात्राएं, उनकी किताबें और उनकी संस्थाएं कहां से फंडेड थी यह समझना देखिए मुश्किल नहीं है। उन्होंने 1883 में ऑफिशियली कन्वर्ट किया, लेकिन उससे पहले वैचारिक रूप से कुछ बचा ही नहीं था। यह कन्वर्शन देखा जाए एक संस्कृत विदुषी का था, एक ब्राह्मण महिला का था और एक ग्लोबल मंच पर पहचानी जाने वाली भारतीय इंटेलेक्चुअल का था। यही कॉन्स्टेंटेनियन मॉडल का अगला चरण था। पहले राजा राम मोहन रॉय जैसे थिंकर्स के जरिए मॉरल स्पेस बदला गया, फिर पंडिता रामाबाई जैसी एलीट महिलाओं के जरिए यह संदेश दिया गया कि समाधान अंततः क्रिश्चियन फ्रेमवर्क में ही है। रामाबाई के मुक्ति मिशन, उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके राइटिंग्स, इन सबका प्रभाव हजारों महिलाओं पर पड़ा। यहाँ भी कोई देखिए जबरदस्ती नहीं थी, कोई तलवार नहीं थी, लेकिन एक सटल सा मैसेज था। हिंदू समाज समस्या है, वेस्टर्न क्रिश्चियन फ्रेमवर्क समाधान है। यहीं से रूलिंग एलीट का इन्फ्लुएंस मासेस तक लीक होने लगता है। जब एलीट वुमेन, एलीट थिंकर्स और एलीट रिफॉर्मर्स एक दिशा में जाते हैं तो समाज का बाकी हिस्सा भी धीरे धीरे उसी दिशा में खिसकता है। और यही कारण है कि आज भी कई सोशल रिफॉर्म नैरेटिव्स में भारतीय सभ्यता अक्यूज्ड होती है और वेस्टर्न मॉडल को डिफॉल्ट सोल्यूशन माना गया है। राजा राम मोहन रॉय ने एलीट पुरुषों की सोच बदली, पंडिता रामाबाई ने एलीट महिलाओं की सोच बदली। दोनों ने मिलकर उस इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम को जन्म दिया जिसमें भारतीय समाज को लगातार गिल्ट में रखा गया और वेस्टर्न मोरालिटी को मॉरल हाई ग्राउंड पर बिठा दिया गया। और यही कारण है कि यह बहस अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ सवाल किसी व्यक्ति की नियत का नहीं है, सवाल है उस ऐतिहासिक प्रक्रिया का जिसमें भारत की रूलिंग एलीट एक अलग सिविलाइजेशनल फ्रेमवर्क में सोचने लगी। और अगर आपको लगता है कि यह सब इतिहास की बातें हैं तो अगला हिस्सा और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि असली कहानी तो देखिए अब शुरू होती है। यह प्रक्रिया 19वीं सदी में शुरू होकर आज 21वीं सदी में भी जारी है और रूलिंग एलीट को कन्वर्ट करके देश में वैचारिक प्रभाव फैलाने की असल मिशनरी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट इंडिया में शुरू हुई। हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर, जो लंबे समय तक गांधी जी की करीबी रही और पहली कैबिनेट का अहम हिस्सा थी, वे बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन थी। मैं ये नहीं कह रही कि राजकुमारी अमृता कौर के योगदान सिर्फ उनके क्रिश्चियन होने तक सीमित कर दिया जाए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब मासेस किसी कन्वर्टेड आइकन को देखते हैं तो ये प्रैक्टिसेस समाज के भीतर तक जाती हैं। जब रूलिंग एलीट ही कन्वर्टेड हो तो उसका असर क्या होता है ये आप आंध्र प्रदेश से समझ सकते हैं। देखिए, वाईएस जगन मोहन रेड्डी के पिता, आंध्र प्रदेश के फॉर्मर सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की 2009 में मृत्यु हुई। उनके अंतिम संस्कार ने सभी को सरप्राइज कर दिया, क्योंकि उनकी अंतिम क्रिया क्रिश्चियन विधि से हुई। तब जाकर लोगों को पता चला कि हमारे पूर्व सीएम जो एक हिंदू आइडेंटिटी दिखाते थे असल में क्रिश्चियन थे। अगर सीएम क्रिश्चियन होंगे तो स्टेट वैचारिक रूप से क्रिश्चियनिटी की ओर क्यों नहीं बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहता। 2019 में जगन मोहन रेड्डी खुद आंध्र के सीएम बने और 2023 में उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि जो दलित कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इस अपील से एक और बात क्लियर होती है कि आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1.35% से कहीं ज्यादा है, लेकिन रिजर्वेशन खोने के डर से लोग खुद को क्रिश्चियन घोषित नहीं करते। ऐसे ही एक दावा हिंदू पोस्ट के एक आर्टिकल में किया गया था कि आंध्र प्रदेश में कम से कम 25% लोग क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन ये बातें आंकड़ों में नहीं आती क्योंकि रिजर्वेशन खोने का डर है।
खैर, वाईएसआर द्वारा 2023 में शुरू की गई बहस पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मई 2025 में और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कन्वर्ट को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उस मेंटल कन्वर्जन का क्या किया जाए जो रोज हो रहा है? देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी भले खुद को एक पर्टिकुलर गोत्र का ब्राह्मण बताते हो, लेकिन उन्हें रेस करने वाली मां क्रिश्चियन बाय बर्थ है। ऐसे में राहुल गांधी को यह क्यों लगता है कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं? इसे अलग से समझाने की देखिए जरूरत नहीं है। सरकार कोई भी हो, इस देश की सबसे बड़ी रूलिंग एलिट नेहरू परिवार ही रहा है और उस परिवार की वर्तमान मुखिया का क्रिश्चियन होना प्रोजेक्ट रोम का भारतीय संस्करण है। अगर अभी भी नहीं समझे तो यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान देश में जिस तरह मिशनरी एक्टिविटीज की बाढ़ आई उसे देखिए और कड़ियों को जोड़िए। इसी क्रम में ताजा मामला देखिए अभी तेजस्वी यादव का है, जो यूरोप में क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं। कुछ दिन पहले लालू यादव जी का परिवार हैलोवीन मना रहा था। एक पारिवारिक कार्यक्रम में जब लालू यादव जी के निवास की तस्वीरें आई तो दीवार पर मदर मेरी की मूर्ति दिखाई दी। मतलब तेजस्वी यादव जी की रेशल के साथ शादी के बाद लालू परिवार का भी सोनिया 2.0 जाना, ये वही मेंटल कन्वर्जन है जो ग्राउंड जीरो पर क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस को सपोर्ट दे रहा है, जिसके कारण हर वेस्टर्न चीज प्रोग्रेसिव और हर इंडियन चीज रिग्रेसिव मानी जाती है। ये काम बहुत साइलेंटली होता है और आगे भी होगा, क्योंकि इस गेम के रूल्स क्लियर हैं। मासेस नहीं, रूलिंग एलीट को टारगेट करो। भारत में राजा राममोहन रॉय से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ वे आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों तक पहुंच चुका है। एंड इट इज हियर टू स्टे इफ वी आर नॉट अवेयर इनफ। इसलिए अवेयरनेस फैलाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बाकी आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।